10 जनवरी को जो वीडियो अपलोड की है हमने वो थी हेज योर पोर्टफोलियो थ्रू ऑप्शन डेरिवेटिव्स। उसमें आपका पोर्टफोलियो कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स के ज़रिए वो हमने उसमें डिटेल में बताई थी। काफ़ी इन्वेस्टर्स की हमको इंक्वायरीज ऐसी आई या रिक्वेस्ट ऐसी आई कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनका पोर्टफोलियो हेजिंग का तो आप बात करते ही है कि मार्केट डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा फॉल आ गया तो पुट ऑप्शंस बाय करके आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जिसको पहली बार इन्वेस्टमेंट करना है और वो इसीलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है क्योंकि ये बड़े बड़े फॉल्स जो आते हैं मार्केट में किसी न किसी कारणवश, उनको वो लोग डरते हैं कि किसी कारण से हम लेते हैं उसके बाद ही मार्केट गिर जाए, भयंकर गिर जाए तो हमारा पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो डर से हम पोर्टफोलियो एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाते, खड़ा ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप कोई सोल्यूशन बताइए। वेलकम टू फिनोदा, आई एम CA महेंद्र चतुर्मुथा। तो जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करते वक्त इतना फियर फैक्टर रहता है और वो लोगों को हम बोलेंगे कि बहुत कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स है, दे आर लुकिंग एट इक्विटी नॉट एज अ सेपरेट एसेट क्लास बट एन ऑल्टरनेटिव टू FDs। वो लोग फिक्स डिपॉजिट्स के बदले अगर कहीं और इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो उनको ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट जैसी उनको सिक्योरिटी चाहिए, शांति चाहिए। अभी वो इक्विटी मार्केट में तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक कुछ तो मिडवे हम लोग निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट कोइंसिडेंटली मेरा खुद का स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग भी उसी तरीके का है। मैं खुद ही एक बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ क्योंकि मैं खुद ऑप्शन डेरिवेटिव्स में ज़्यादा काम करता हूँ। तो मैं इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी है इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ या मैं इक्विटी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ। क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आप अगर देखते हो तो स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कोई इन्वेस्टमेंट्स लिटरली साल, 1.5 साल, 2 साल में हाफ हो जाते हैं, 1/3 हो जाते हैं। मतलब अगर रिसेंट एग्जाम्पल ही आप देखोगे तो पेटीएम का ऐसी हुआ कि 1800 का शेयर ऑलमोस्ट 500 रुपया हो गया विद इन 1.5 ईयर्स। फिर जोमेटो का ऐसी हो गया, 150 रुपये का शेयर 50 रुपया हो गया। नायका का भी ऐसी हुआ। तो जो इरोजन होता है वैल्यू का वो बेयर करना हर इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। और होता क्या है, जब ऐसी जो कंपनियां रहती है जिसको मार्केट बहुत वैल्यूएशंस देते हैं उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ओवर एस्टिमेट कर देता है मार्केट। और मार्केट भले ही हम लोग कितना भी बोले रैशनल है, सब कुछ है, लेकिन ओवर एस्टिमेशन भी मार्केट का एक इरेशनलिटी होता है। ऑन द अपसाइड ऑल्सो, ऑन द डाउन साइड ऑल्सो एक्सट्रीम्स हो जाता है मार्केट का नज़रिया काफ़ी बार। तो हम लोग ये सब चक्र में से कैसे निकल सकते हैं? हमको इन्वेस्टमेंट करना है और FD जैसी शांति चाहिए, थोड़ा पीसफुल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए और रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चाहिए, अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो मेरे कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला ये है कि मैं कंपनी का देखता हूँ कि डिविडेंड यील्ड क्या है। ये इसलिए देखता हूँ कि अगर मुझे FDR में 7-8% मिलता है या मैं कोई बॉन्ड में डालता हूँ तो मुझे 7-8% मिलता है, तो इक्विटी में डाल के चलो मैं 4-5% तो कमा लूँ, डिविडेंड तो मिल जाए 4-5% का। तो जो कंपनी 4 या 5% के आसपास डिविडेंड यील्ड देते हैं कम से कम, मैं वो कंपनियाँ शॉर्ट लिस्ट करूँगा। अभी डिविडेंड यील्ड होता क्या है? डिविडेंड यील्ड ये होता है कि कंपनी हर साल जितना डिविडेंड देती है, इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। सपोज कंपनी ने डिविडेंड दिया है 4.5 रुपये का एक शेयर पे और एक शेयर की कीमत है समझो 100 रुपया, तो डिविडेंड यील्ड हो गया 4.5/100, दैट इज 4.5% पर एनम। तो बैंक में FD रखता था तो 7.58% मिलता था, यहाँ पे मुझे 4.5% मिलता है। 3% कम मिलता है लेकिन कंपनी का ग्रोथ भी होता है। FD में कोई कैपिटल का आपका ग्रोथ नहीं होता है। तो मैं 4-5% के डिविडेंड यील्ड पे समाधानी हूँ। वैसा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों को मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। उसके बाद में मैं ये देखूंगा कि कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है कि मार्केट में जो कंपनी का प्राइस है, सपोज वो 100 रुपीज़ का प्राइस है और कंपनी की बुक वैल्यू जो है अपने शेयर की वो है सपोज 50 रुपीज़, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 2 का प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो डिटरमाइन करती है कि शेयर होल्डर का, अगर कंपनी आज ही लिक्विडेट हो जाएगी तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा पर शेयर पे। मतलब उसका जो कंपनी का कैपिटल और रिजर्व्स है इसका टोटल करके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स जो है वो जब डिवाइड करेंगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाती है। वो आप कोई भी मनी कंट्रोल कोई भी साइट पे रेडीमेड आपको मिल जाएगा कि बुक वैल्यू क्या है कंपनी की।
और ये बुक वैल्यू में नॉर्मली कंपनी अपनी एसेट्स जो है वो जो बैलेंस शीट में दिखाती है, नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स दिखती है काफ़ी बार। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक की बैलेंस शीट होगी, स्टेट बैंक की इतनी ब्रांचेस है, इन्होंने काफ़ी पुरानी टाइम से खरीद कर रखी होगी उनके ऑफिसेज वगैरह, उसका जो वैल्यूएशन है वो कोई हर साल रिवैल्यू नहीं करते हैं, उनकी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही एसेट दिखेगी और वही कॉस्ट पे आपको बुक वैल्यू भी दिखेगी। और मार्केट वैल्यू जो वो एसेट की आज है उसका कोई रिफ्लेक्शन बुक वैल्यू में आता नहीं है। तो चलो ये हम सोच सकते हैं कि काफ़ी बार बुक वैल्यू जो कंपनी के बुक्स में दिखती है एक्चुअल में बुक वैल्यू उससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि कैपिटल्स काफ़ी एप्रिशिएट भी होते हैं। तो जो शेयर प्राइस है वो अगर 100 रुपया है और बुक वैल्यू अगर 50 रुपीज़ है तो 2 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हो गया। तो मैक्सिमम मैं ये प्रीफर करूँगा कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये 2 के ऊपर ना हो। अगर ज़्यादा है ये रेशियो तो अगेन काफ़ी नई कंपनीज होती है, उनका लिस्टिंग होते ही जो रेट मार्केट लेके जाता है वो बहुत इतना हाई हो जाता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, मतलब इतना एबनॉर्मली हाई हो जाता है कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट इतना ओवर एस्टिमेट कर रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी को दी जा रही है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई भी आपदा आ जाए और अगर मार्केट का पूरा सिनारियो बदल जाता है तो उस कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है वो सबको ब्लीक दिखने लग जाएगा। तो जितने जल्दी वो शेयर का रेट ऊपर चढ़ेगा उतनी जल्दी वो शेयर नीचे भी आ सकता है। तो ये एक बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तरीका होता है इन्वेस्ट करने का कि प्राइस टू बुक वैल्यू मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तीसरा जो मैं फैक्टर देखता हूँ वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल। प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या होता है कि मार्केट में जो प्राइस है शेयर का, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपया प्राइस है शेयर का और कंपनी हर शेयर पे अर्न करती है सपोज 10 रुपीज़। जो पहले हमने बात की थी वो डिविडेंड की बात की थी, मतलब कंपनी डिविडेंड कितना देती है आपको। अब हम बात कर रहे हैं अर्निंग की। अगर कंपनी 10 रुपया अर्निंग करती है तो मे बी 4 रुपया 5 रुपया डिविडेंड देती होगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वो अर्निंग की, अर्निंग पर शेयर की, हर शेयर पे कंपनी कितना पैसा कमाती है। तो प्राइस अगर 100 रुपया है और अर्निंग कंपनी का है फॉर एग्जांपल 10 रुपया, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10। तो पी रेशियो इसका 10 हो गया। वही अगर सपोज कंपनी कमाती है एक शेयर पे 5 ही रुपया, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20, तो पी रेशियो हो गया 20। तो मैक्सिमम मैं ये कोशिश करता हूँ कि पी मल्टीपल कंपनी का 15 के ऊपर ना हो। 15 के ऊपर अगर पी मल्टीपल हो तो इसका मतलब कंपनी को मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा दे रहा है, उसका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा एस्टिमेट कर रहा है, लोगों को लग रहा है या मार्केट को लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर इसका अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए उसका रेट्स अभी से कंपनी जो मार्केट है उसको अभी से वो रेट देने को तैयार है। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट एक्सपेक्ट करता है कंपनी का, उतना ज़्यादा पी मल्टीपल हाई होता है। लेकिन हम ये एज ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर देखना चाहिए कि पी मल्टीपल कम से कम होना चाहिए। अभी ये जो तीनों फैक्टर्स हमने बात की है कि हाई डिविडेंड यील्ड, लो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एंड लो पी रेशियो, ये बहुत ही क्लासिकल रेशियोज है इन्वेस्टिंग के। मे बी दे हैव बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स, मे बी इवन सेंचुरीज, कम से कम जब से इन्वेस्टमेंट्स की फिलॉसफीज लोग बनाते गए हैं ये 3 बेसिक रेशियो हर कोई देखता था। आजकल न्यू एज इन्वेस्टिंग में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिंग पैटर्न्स आ गए हैं, अलग अलग ग्रोथ पोटेंशियल के थ्योरीज आ गए हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशंस भी बहुत अलग अलग होते हैं। लेकिन एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर अगर आप बात करते हो कि जिसका आपका कैपिटल प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके ये 3 रेशियोज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो 3 रेशियोज़ है इसके बाद में आपको और क्या नज़र मारनी है कि कंपनी, ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों रेशियोज आपको जैसे चाहिए वैसे फेवरेबल है, इसलिए फेवरेबल है कि कंपनी का परफॉर्मेंस या मे बी कंपनी में और कुछ गड़बड़ है। तो वो चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंटली कंपनी का पिछले 2-3 साल से सेल्स ग्रोथ है कि नहीं है, वो होना चाहिए। पिछले 2-3 साल से उसका प्रॉफिट ग्रोथ है कि नहीं, वो होना चाहिए। तीसरा ये बात है कि कंपनी का डेट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होना चाहिए। नॉर्मली जो हाई डेट कंपनीज रहती है उनको भी ये सब पी रेशियोज काफ़ी मार्केट कम देता है। तो ये देखिए कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन तो नहीं ले लिया है। मैं तो प्रीफर करूँगा कि ज़ीरो डेट कंपनी ही हो, मतलब हार्डली डेट
डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं उसको, कि डेट इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी ने पूरा डेट कितना लिया है डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑफ द कंपनी। अभी अगर समझो डेट कंपनी के है 100 करोड़ और इक्विटी है कंपनी का मे बी 1000 करोड़, तो 0.1 का डेट इक्विटी रेशियो हो गया। तो इतना ठीक है, 0.1 तक भी चल सकता है, 0.2 तक भी चल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का इक्विटी है 1000 करोड़ और डेट हो जाता है 3000 करोड़, तो वो हो गया 3 का डेट इक्विटी रेशियो। वो मुझे बहुत हाई लिवरेज कंपनी लगती है। आई डोंट प्रीफर कि मैं हाई डेट कंपनी में इन्वॉल्व हूँ। जितना हो सके डेट नील होना चाहिए कंपनी का। इसका मतलब अगर डेट नील है, डिविडेंड कंपनी अच्छे से दे रही है, सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे हैं। इसका मतलब अगर कैश फ्लोज अच्छे हैं तो कंपनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस पे आप काफ़ी कुछ विश्वास कर सकते हो। फिर कम से कम कंपनी का मार्केट कैप जो है जो 1000 करोड़ के ऊपर ही होना चाहिए। छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए ही मत। उनके बारे में ट्रैक करना, उनके बारे में न्यूज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कंपनियों का कैपिटल जो है, मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स इनटू द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। ये आपको मार्केट कैप कंपनी का कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो कम से कम 1000 करोड़ का होना चाहिए, तो ही उस कंपनी में आप एंट्री कीजिए, तो आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी वो कंपनी के शेयर्स में डील करने के लिए। अभी क्या देखना चाहिए एडिशनल फैक्टर्स, कि ये कंपनी जो इंडस्ट्री में है वो कोई सनसेट इंडस्ट्री तो नहीं है कि भाई जिसका प्रोडक्ट आज चल रहा है लेकिन मे बी 2-3 साल में ये प्रोडक्ट की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, या ये प्रोडक्ट का कोई इम्पोर्टेंस ही रहने वाला नहीं है, या इसमें बहुत अति कंपटीशन आ रहा है, ये कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मतलब मे बी किसी ज़माने में जूट इंडस्ट्री की हालत हुई थी कि जब प्लास्टिक आ गया था कि जूट इंडस्ट्री को डिमांड एकदम कम हो गया था, तो जूट इंडस्ट्री के रेट्स काफ़ी कम होने लग गए थे। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि इसका प्रोडक्ट ही आगे जाके चलेगा ही नहीं करके। दूसरा ये है कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ फॉल्ट है क्या, ये भी आपको चेक करना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर फॉल्ट है तो भी मार्केट शेयर प्राइस काफ़ी कम रखता है कंपनी के, तो कोई प्रोब तो नहीं चल रहा है, कोई स्कैम में तो इन्वॉल्व नहीं है कंपनी, मैनेजमेंट सब ठीक है कि नहीं है, कोई अकाउंटिंग कोई फ्रॉड तो नहीं है, या कोई केस तो नहीं चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट उस टाइप का, सेबी की तरफ से कोई एक्शन तो नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो मैनेजमेंट का जो एथिक्स है वो चेक करने का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करने का पूरा एहतियात आपने बरतनी चाहिए। फिर इसमें गवर्नमेंट प्रोब्स भी हो गए, में भी कोई रेड्स हो जाती है, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसा भी कोई इशू चल नहीं रहा है, चल रहा है क्या। अभी ये तो हो गया कि इन्वेस्ट कैसे करें, कौन से टाइप में कंपनी में करें। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमने कितने कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अपना पोर्टफोलियो मैक्सिमम 15 कंपनी तक सीमित रखना चाहता हूँ। 10 to 15 इज़ द मैक्सिमम एंड 10 इज़ विच आई कैन मैनेज। तो 10 से 15 के बीच में मेरा पोर्टफोलियो चलते रहता है। 15 कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट करना, उन पे अटेंशन देना, उनके बारे में समझना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि आप 50 कंपनियों का शेयर खरीद लो, 50 कंपनियों को ट्रैक करो। देन आप क्या करते हो कि सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखोगे, किसी का टिप आ गया आप ले लोगे, तो उस तरह का इन्वेस्ट होता है आपका, उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत कम होता है। और एक बात समझिए कि जब आप 10 कंपनी में सिर्फ इन्वेस्टेड रहते हो तो जो भी आपका कॉर्पस है वो आप 10% सब कंपनी में लगा देते हो। 10% इंटू 10 कंपनीज 100%। तो सपोज आपके यहाँ 50 लाख रुपए आपको लगाना है, तो आप क्या करोगे? 5 लाख रुपए हर कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। सब पैसा एक कंपनी में तो इन्वेस्ट करना नहीं है, कितना भी अच्छा लगे। तो 5 लाख जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो बड़े ध्यान से आप इन्वेस्ट करोगे। आप उस कंपनी के बारे में काफ़ी मालूमात निकालोगे, मैनेजमेंट के बारे में मालूमात निकालोगे, जो भी मैंने फैक्टर्स बोले हैं उतना स्टडी करने की मेहनत आप लोगे, तभी आप इन्वेस्ट करोगे उसके अंदर। तो 10% इन्वेस्ट कीजिए, वो अमाउंट भी बड़ा होगा, कुछ गेन हुआ तो आपको सब्सटेंशियल फ़ायदा भी होगा। अभी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कैसे होना चाहिए? तरीका ऐसे होना चाहिए कि एवरी टाइम व्हेन यू इन्वेस्ट 1/5 इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्ट कीजिए। मतलब 10% मैंने आपको बताया है, 50 लाख का 10% हो जाता है सपोज 5 लाख रुपीज़। तो एक वक्त पे आपको 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है। जब आपने कंपनी आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ यार ये बेस्ट कंपनी है, आपने सब उसके बारे में मालूमात निकाल ली, बैलेंस शीट पढ़ ली, बुक वैल्यूज़ देख लिए, डिविडेंड रेशियो सब कुछ देख लिया, उसके बाद
जब भी आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी टाइम है अभी मुझे एंट्री करने का, तो आप परचेज कीजिए 20% ऑफ योर कैपेसिटी। जो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख के उस शेयर लीजिए। सपोज वो कंपनी का आपने 1 लाख में शेयर खरीदा, उस टाइम सपोज प्राइस था 150 रुपीज़, 150 में आपने खरीद लिया। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट परचेसिंग आपका 150 के ऊपर ही होना चाहिए, 150 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगले सब परचेसेस 150 के ऊपर ही होने चाहिए। जैसी कंपनी 140 रुपीज़ जाती है आप रुक जाइए, 145 आ गए आप रुक जाइए। मे बी आपका डिसीजन शायद गलत हो गया हो, तो इसके लिए कंपनी का रेट नीचे जा रहा हो, आपको वापस आपका स्टडी रिविजिट करना चाहिए। 150 में परचेस कीजिए, 155 में परचेस कीजिए, 160 में परचेस कीजिए, पिरामिडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको एवरेज डाउन मत कीजिए कभी भी। आपका जो पहला परचेस रेट है इसके ऊपर ही आपके बाकी परचेजेस होने चाहिए। इस तरीके से आप एक बहुत सेफ एंड सिक्योर पोर्टफोलियो एस्टैब्लिश कर सकते हो, जिसमें आपको रेगुलर डिविडेंड भी मिलेंगे, एफडी टाइप सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और स्टॉक मार्केट टाइप आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ये जो 5 इंस्टॉलमेंट में आपको परचेज करना है, तो कम से कम 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए पहले परचेज एंड सेकेंड परचेजेस में। ऐसा नहीं कि आपने आज परचेज कर लिया तुरंत कल परचेज कर लो। आज परचेज करो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 हफ्ते बाद करो, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 हफ्ते बाद करो। थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, 2 हफ्ते के बदले आप 1 हफ्ते के बदले 2 हफ्ते रुक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुरंत परचेसिंग मत कीजिए। एटलीस्ट टेक 1.5 to 2 months to build a portfolio of one company in your portfolio। इसका जो ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको आईटीसी में देखने मिलेगा। आईटीसी अबाउट 170-180 रुपीज़ के आसपास था, मे बी 1.5-2 साल पहले। उस टाइम पे उसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 4% के आसपास था। कंपनी का पोटेंशियल बहुत था, लेकिन मे बी मार्केट उसको जो वैल्यूएशन देना चाहिए था वो नहीं दे रहा था। आज आईटीसी का डिविडेंड यील्ड मे बी 3% के आसपास है, लेकिन शेयर प्राइस 180 का ऑलमोस्ट 360-370 रुपीज़ हो चुका है। तो प्राइस भी डबल हो गया है, डिविडेंड तो आपको चलती ही रहेगा। इसी तरह से आपका पोर्टफोलियो भी उसका वैल्यू बढ़ते रहेगा, डिविडेंड्स परसेंटेज जो है वो भी बढ़ते रहेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट्स ग्रो भी होगा ना, आपको डिविडेंड एक इंटरेस्ट के जैसे आपको डिविडेंड भी मिलते जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टिल नाउ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।